हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और एक जो पर्टिकुलर पॉइंट है एफआईआई की सेलिंग को लेकर, जिससे सभी लोग डरे हुए हैं एंड कहा जा रहा है कि वही एक रीज़न भी है गिरावट का मार्केट में, और जो काफ़ी हद तक सही भी है। तो एफआईआई ने पिछले 1 मंथ में यानी कि अक्टूबर मंथ में अच्छी खासी सेलिंग की, और जो आज तक की हाईएस्ट एवर सेलिंग कही जा रही है। एफआईआई ने जो आज तक की सबसे ज़्यादा सेलिंग की है, अगर हम इस डेटा को देखें और यहाँ पर सर्च भी करें गूगल पर सिंपली एफआईआई सेलिंग इन अक्टूबर, तो यहाँ पर जो अपनी इंफॉर्मेशन है कि ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ रुपीज़ का उन्होंने माल बेचा है। और 1 लाख करोड़ का यहाँ पर $9 बिलियन, $10 बिलियन, $11 बिलियन जो भी हमारी फिगर आती है। और अगर हम एग्जैक्ट अमाउंट की बात करें तो ट्रेंड लाइन पर हम डेटा देख सकते हैं। दिस इज 87,590 करोड़ रुपीज़। एफ आई आई कैश मैंने यहाँ पर सर्च किया और मंथली डेटा निकाला, अक्टूबर का डेटा निकल कर आया। इन्होंने नेट नेट हमारा 87,000 करोड़ का माल बेचा है, यानी कि खरीद और बेच दोनों का इम्पैक्ट अगर हम नेट ऑफ करके चेक करें। और 87,000 करोड़, इससे पहले इन्होंने कभी भी इतनी बड़ी अमाउंट नहीं बेची। जो कोविड वाला टाइम था मार्च 2020 का, तब भी इन्होंने 58,000 करोड़ का ही माल बेचा था। और अभी तक उतनी बड़ी फिगर कहीं नहीं है। तो जब उतनी बड़ी फिगर नहीं है, यहाँ पर हम जनवरी 2014 तक चले गए, तो काफ़ी लोग इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। विवेक भाई, व्हाट इज़ दिस? आज तक की इतनी बड़ी फिगर बेचना, जो कोविड के टाइम से भी ज़्यादा बड़ी है, तो ये बात कुछ हजम नहीं हुई। यहाँ पर परेशानी का टाइम है। जो एफआईआईज़ हैं वो यहाँ पर चाइना की तरफ मूव कर रहे हैं, और बहुत सारी इस तरह की बातें। तो सबसे पहले हमें एक बात और देखने की ज़रूरत है। जो 58,000 करोड़ के कंपैरिजन में हम इस फिगर को देखते हैं, जो ट्रेंड लाइन पर हम देख सकते हैं कि 58,000 करोड़ का इन्होंने माल बेचा था मार्च 2020 में। उस टाइम पर मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडिया की कितनी थी और अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडिया की कितनी है? मार्च 2020 में निफ्टी का अगर हम एक बार चार्ट देखें, एक ब्रॉडर आइडिया लेने के लिए, तब निफ्टी कितनी थी मार्च 2020 में? इट वाज 8,000 निफ्टी। आप समझ रहे हैं यहाँ पर निफ्टी वाज ट्रेडिंग एट 8,000। एंड करंटली अगर हम अभी गिरावट की बात का देखें, दिस इज 24,000। तो यहाँ पर 2020 मीन्स 2020 से अब तक ये 3 गुना हो चुका है। 200% मीन्स 3 गुना। तो 3 गुने के हिसाब से अगर हम एब्सोल्यूट अमाउंट देखें, तो 58,000 करोड़ को हम 87,000 करोड़ के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में तो अभी ज्यादा नजर आता है 87,000 करोड़ रुपीस का माल बेचना, इन कंपैरिजन ऑफ 58,000 करोड़ 2020 में। लेकिन 58,000 करोड़ का माल बेचना जब निफ्टी 8,000 थी, तो और अभी 87,000 करोड़ का माल बेचना जब निफ्टी 24,000 है, तो अगर परसेंटेज टर्म्स में देखा जाए तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर हम एब्सोल्यूट को कन्वर्ट करें, निफ्ट अगर इंडिया की मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 टाइम्स हो गई ऑन एन एवरेज उस टाइम से, और तो यहाँ पर 58,000 का 3 टाइम्स कितना होना चाहिए? ये हमारा 1,74,000 करोड़ के आसपास बैठता है। तो 174,000 करोड़, और हुआ कितना है? 87,000 करोड़। तो बेसिकली हाफ हुआ है अगर हम परसेंटेज टर्म्स में बात करें। जितना कोविड के टाइम पर उन्होंने माल बेचा था परसेंटेज टर्म्स में, अभी जितना माल बेचा है उन्होंने परसेंटेज टर्म्स में, अभी वाला हाफ है कोविड के कंपैरिजन में। हम ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि किसी के पास 1 लाख रुपए हैं, उसने 1,000 खर्च किए, और दूसरे के पास 3 लाख रुपीज हैं, उसने 1,500 रुपीज खर्च किए, यानी कि 1,500 रुपीज खर्च किए। तो यार 1,500 रुपीज खर्च कर दिए उसने। अगर उसकी टोटल वेल्थ के कंपैरिजन में देखा जाए तो उसने परसेंटेज वाइज कम खर्च किया है। हमें इस तरीके से भी देखने की जरूरत है। न्यूज बहुत अलग अलग तरीके से आती रहेंगी, न्यूज ऐसी ही रहती है हमेशा। हमें उसको इंटरप्रेट करने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है, डेटा को एनालाइज करने की जरूरत है। अब मैं एक और चीज आपको दिखाता हूँ कि जब कभी भी इतनी बड़ी गिरावट मार्केट में आई है, और एफ ने मार्केट में जब सेलिंग शुरू की है, तब मार्केट जनरली कितनी गिरती है? तो हम अक्टूबर 21 में यहाँ पर लगातार 6-7 मंथ्स लगातार मार्केट में एफ ने सेलिंग की, और अक्टूबर 21 से लेकर ये लगातार सेलिंग करते रहे जून 22 तक। अब अक्टूबर 21 से हम एक बार चेक करते हैं कि ये पीरियड कौन सा है। अक्टूबर 21 हमारा दिस पीरियड है, यहां से हमने शुरू किया, हमने इसको मार्क कर लिया, एंड जून 22 तक हमने काउंट किया, हम यहां पर आ गए। सो दिस इज द पीरियड ड्यूरिंग विच दे हैव ऑलवेज सोल्ड। एवरी मंथ उनका नेट सेलिंग है हमारा, यहां से अक्टूबर 21 से लेकर, और हम यहां तक देखें जून 22 तक, इन्होंने लगातार यहां पर सेलिंग की है।
अब जब इन्होंने लगातार सेलिंग की है तो क्या लगातार निफ्टी गिरती रही? नो। निफ्टी ने यहां पर गिरावट दिखाई। कितना निफ्टी गिरा? 11%। 11% गिरने के बाद में क्या हुआ? सारी की सारी ही ऑलमोस्ट रिकवरी आ गई, थोड़ा सा पार्ट छोड़ के। उसके बाद में फिर दूसरा वापस से गिरावट शुरू हुई, फिर से निफ्टी कितनी गिरी? 14%। और 14% गिरने के बाद में वापस से रिकवरी दिखाई, ऑलमोस्ट सेम रिकवरी है, थोड़ा सा पार्ट छोड़ के। उसके बाद में थर्ड लेग में और ज्यादा गिरावट आई, 15-16%। और उसके बाद में जो रैली आई फाइनली, कि इस लो से अभी निफ्टी कितनी पहुंच गई, यहां से लेकर जो इसने लगातार अभी हाई बनाया 72%। यानी कि जो गिरावट आई, गिरावट के बाद क्या लगातार गिरावट आती रही? क्या इंडियन मार्केट खत्म हो गई? क्या जिंदगी खत्म हो गई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब कभी भी एफआईआई ने इतना माल बेचा कि कुछ लगातार ज्यादा एब्सोल्यूट टर्म्स में जो ज्यादा नजर आता है, क्या एफआईआई फायदे में है उस टाइम पर? नो, एफआईआई वहां पर बहुत बड़े नुकसान में होती है। अपने आप में एफआईआई बहुत बड़े नुकसान में होती है जब एफआईआई माल बेचती है और मार्केट नीचे आती है। वो नुकसान में कैसे होती है, मैं आपको बताता हूं। यहां पर हम क्या करते हैं, screener.in पर जाते हैं और स्क्रीन पर जाते हैं और यहां पर हम क्रिएट न्यू स्क्रीन करते हैं और यहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन 1 करोड़ रुपीज ओनली, यानी कि जिससे सारी ही कंपनीज हमारी इसमें आ जाए। तो 4786 कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं। हमने सारा ही डेटा ले लिया। अब मैं क्या करता हूं, इस पूरे डेटा को एक्सपोर्ट कर लेता हूं। एक्सपोर्ट करके हमारा डेटा आ गया। हम यहाँ पर जाते हैं, इसमें डाउनलोड्स में जाते हैं और डाउनलोड्स में जाकर हम इसको ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रॉपर तरीके से। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास ये पूरी फिगर्स आ गई। एक बार हम यहाँ पर जाते हैं, इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर हमारा ये बड़ा सा सारा डेटा निकल कर आता है। अब इस डेटा को आपके लिए रीड कर पाना थोड़ा सा अभी मुश्किल होगा। मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, साइज थोड़ा सा इसका बड़ा कर लेता हूँ जिससे हमें समझ में भी आ जाए और आप इसको ठीक से देख भी पाओ। सो हम यहाँ पर फाइल में व्यू में जाते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं साइज को। और साइज बड़ा करने के लिए एनीवेज हम सिंपल तरीका लेते हैं। हमने यहाँ पर DIIs और FIIs का डेटा देखना है और बाकी सारा हमने यहाँ से हटा देना है। तो कंट्रोल A करके हम इसको साइज को बड़ा कर लेते हैं 20 और फिर ये आपको बड़ा होकर नजर आएगा। एंड FII का डेटा ये है और DII का डेटा हमारा ये है और पब्लिक होल्डिंग हमारी बाकी है। ठीक है, और पब्लिक होल्डिंग को हम रखते हैं, बाकी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं सारा डेटा को। रिलेवेंट डेटा हम यहाँ पर ले लेते हैं। मैं इसलिए आपको सामने करके दिखा रहा हूँ जिससे आपको चीजें समझ में आए। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी हमारी आ गई। अब हमने इसको यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग भी ली और बाकी यानी कि जितनी भी हमारी शेयर होल्डिंग है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। हमारी ये डिवाइड हो गई प्रमोटर्स, FIIs, DIIs एंड पब्लिक होल्डिंग। ये इस तरीके से हमारी डिवाइड हो गई। हम यहाँ पर एक बार फिल्टर लगा लेते हैं इसको और शॉर्ट भी कर लेते हैं और फिल्टर भी लगा लेते हैं जिससे हमारा ये थोड़ा सा ठीक हो जाए। और इसके लिए हम कंट्रोल Z करते हैं एक बार और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिल्टर लगाते हैं और मार्केट कैपिटलाइजेशन को लार्जेस्ट से छोटे की तरफ हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं, यानी कि सबसे बड़ी कंपनी सबसे ऊपर आ जाए। अब हमारी सबसे बड़ी कंपनी सबसे ऊपर आ गई। अब मोटा मोटा आप यहाँ पर ये देखकर चलो, FII का डेटा हमारा आ गया, प्रमोटर्स का डेटा हमारा आ गया, DIIs का डेटा भी हमारा यहाँ पर है, पब्लिक होल्डिंग का डेटा भी यहाँ पर है एंड टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन भी हमारी यहाँ पर है। अब हम यहाँ पर अगर DIIs का एब्सोल्यूट अमाउंट कितना है, अगर इस बात को आप लेने लगे हम यहाँ पर FIIs का, तो इसके लिए हम सिंपली फॉर्मूला लगाते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन मल्टीप्लाई बाय FII की जो होल्डिंग है और इसको हमने परसेंटेज में किया और हमने इसको एंटर कर दिया। तो हम इसको वापस से साइज का ठीक कर लेते हैं जिससे ठीक आ जाए। 30 ये हमारा साइज आ गया, राइट। तो 30 ये 3,83,000 का हमारा शेयर होल्डिंग है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं सबसे नीचे तक, यानी कि जितनी भी कंपनीज हैं सारा डेटा हमारे पास ये आ जाएगा और फिर उसके बाद में हम इसका टोटल करेंगे। हमें ये पता चल जाएगा कि कुल मिलाकर कितना करोड़ रुपया FIIs ने इंडियन स्टॉक मार्केट में लगाया हुआ है, राइट। सो ये कितना है, जैसे ये करोड़ में फिगर है, राइट। 78,59,181 करोड़, 78 लाख। अब आप ध्यान से समझना, हाउ मच इज दिस फिगर? 78 लाख करोड़। अब 78 लाख करोड़ के कंपैरिजन में इंडिया में उन्होंने कितना बेचा? 87,000 करोड़ रुपीस। ये टोटल मिलाकर अगर हम देखें, ये टोटल फिगर हमने ले ली यहाँ पर और स्क्रीनर से हमने यहाँ पर ये डेटा पिक किया और एक बार वापस से मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा डेटा हमने यहाँ पर पिक किया और परसेंटेज निकाल ली सिंपल तरीके से।
हम सेम ही परसेंटेज बाकी भी करके निकाल सकते हैं, बाकियों का भी यहाँ पर निकाल सकते हैं कि कुल मिलाकर टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है। और टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर हम देखें तो हम यहाँ पर लेकर आते हैं उसका, हम टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का टोटल करते हैं, दिस इज द टोटल। सो ये फिगर हमारी निकल कर आती है 4 करोड़ 49 लाख, राइट। उसमें अगर हम इस परसेंटेज को देखने लगे तो दिस डिवाइडेड बाय टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन, और इसको हमने परसेंटेज पे क्लिक किया तो निकल कर आ गया। इंडियन कंपनीज में 17% हिस्सेदारी आज की डेट में एफआईआईज की है। अगर हम यहाँ पर डीआईआईज का भी डेटा एक बार को निकालने लगे तो थोड़ी सी और क्लैरिटी आपको आ जाएगी कि मार्केट में एफआईआईज का डेटा आज की डेट में एफआईआई की होल्डिंग ज्यादा है या डीआईआईज की होल्डिंग ज्यादा है। तो हम वापस से मार्केट कैपिटलाइजेशन को डीआईआईज की परसेंटेज होल्डिंग से हमने मल्टीप्लाई किया और इसको टोटल हम लेकर आए, हमने इसका नीचे टोटल भी किया और फिगर को हमने इसको बड़ा कर दिया जिससे आप सभी इस फिगर को ठीक से देख पाएं। और यहाँ पर 20 हमने इसको कर दिया, आप देख पाओगे। सो आज की डेट में जितनी होल्डिंग एफआईआईज की है ऑलमोस्ट उतनी ही होल्डिंग डीआईआईज की भी है। बहुत बड़ा फर्क नहीं है, पहले ये उल्टा होता था, पहले ये गैप बहुत बड़ा था, आज की डेट में उतना बड़ा गैप नहीं है। साथ में अगर हम पब्लिक पार्टिसिपेशन भी यहाँ पर देखने लगे तो पब्लिक पार्टिसिपेशन ने भी यहाँ पर काफी बड़ी होल्डिंग बनाकर रखी है जो पहले इतनी नहीं होती थी। हम इसको भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको थोड़ा सा वीडियो में टाइम लग रहा होगा लेकिन ये आपको एक क्लैरिटी देगा कि यहाँ पर गलत क्या है और सही क्या है। ये क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन मल्टीप्लाई बाय पब्लिक होल्डिंग और परसेंटेज एंड एंटर, और इसको हमने वापस से सेम ही एक्सरसाइज की, सारा हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, इसका साइज हमने बड़ा कर दिया जिससे हमें नजर आ सके ठीक से, और सबसे नीचे जाकर हमने इसमें यहाँ पर टोटल किया, राइट। सबसे नीचे जाते हैं और वापस से सेम टोटल करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। तो ऑलमोस्ट सेम ही हिस्सेदारी हमारी पब्लिक पार्टिसिपेशन की है जो पहले ना के बराबर थी। आज की डेट में अगर हम देखें, आप ध्यान से समझो इस बात को, कि डीआईआईज एंड जनरल पब्लिक इन दोनों का टोटल 30% है एंड एफआईआई 17% रह गया है। पहले एफआईआईज का जो टोटल होता था वो डीआईआईज एंड पब्लिक होल्डिंग से ज्यादा होता था, आज की डेट में कम हो गया है। 30% इज ओन्ड बाय इंडियंस अदर देन प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स की हम बात यहां पर खत्म कर रहे हैं, प्रोमोटर्स को छोड़कर इंडियंस ने होल्ड किया हुआ है पब्लिक एंड डीआईआईज, और 17% हमारा एफआईआईज ने होल्ड किया हुआ है। अब यहां पर एक और चीज देखो कि टोटल मिलाकर हिस्सेदारी यहां पर 78,00,000 करोड़ की है, 78 लाख करोड़ की, 78 लाख 78 लाख करोड़ एग्जैक्टली, यस। कई बार फिगर्स में ऐसा हो जाता है, एनीवेज। और इन्होंने सेल कितना किया है अभी, 87,590 करोड़। अगर हम इसको परसेंटेज के टर्म्स में देखने लगे कि ये कितने परसेंट है कुल टोटल अमाउंट का, वो ना के बराबर आपको नजर आएगा अगर आप देखोगे, डिवाइडेड बाय दिस फिगर, राइट। ये कोई बहुत बड़ी फिगर नहीं है, आप समझो, दिस इज 1%। अगर हम आगे भी करके देखें 1.11%। अब एक चीज आप ध्यान से समझो, 1.11% जब इन्होंने सेल किया और उसकी वजह से मार्केट में कितनी गिरावट आई, यहां पर मार्केट ने गिरावट कितनी दिखाई है, मार्केट ने गिरावट दिखाई है 8%। अब 1.11% सेल करके अगर इनकी टोटल वैल्यूएशन का 8% का नुकसान होता है तो क्या ये इनके लिए अच्छी बात है? ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। यानी कि इनका नुकसान कितना हुआ होगा अगर हम यहाँ पर वापस से कैलकुलेशन करने लगे कि गिरावट के बाद आज की डेट में इनकी इतनी वैल्यूएशन है, यानी कि वैल्यूएशन 8% गिरावट के बाद है, यानी कि ये आपका 92% रह गया है, क्योंकि 100% पहले होता। तो इसको अगर हम देखने लगे तो इसका बेसिकली मल्टीप्लाई बाय 8 होगा एंड डिवाइडेड बाय 92 होगा। ये अर्थमेटिक आप बाद में कैलकुलेट करते रहना कि ऐसे क्यों किया। सो उन्होंने माल कितने का बेचा, उन्होंने माल बेचा यहां पर सिर्फ और सिर्फ 87,000 करोड़ रुपीस का, और उनको नुकसान कितना हुआ इसकी वजह से, 6,83,000 करोड़ रुपीस का। 87,000 करोड़ रुपीस का माल बेच के उनको 7 लाख करोड़ रुपीस का नुकसान हुआ है। अगर वो इतना ही माल और बेचते हैं ना बिना वापस से रिकवरी दिखाए तो इतना ही नुकसान उनको और हो जाएगा। कोई भी इतना पागल नहीं होता कि वो अपना नुकसान अपने हाथों से करता रहे। आप इन सब बातों को ध्यान से समझो। ये कभी भी गिरावट लगातार नहीं आती। ऐसा नहीं होता कि अब चाइना यहां से लगातार बढ़ता रहेगा और इंडिया कभी आगे बढ़ेगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
और जितना माल यहाँ पर एफआईआई ने बेचा है उतना माल डीआईआई ने परचेज भी किया है। अगर आप इस डेटा को भी देखोगे तो ये डेटा भी साफ साफ है यहाँ पर। अगर हम यहाँ देखें और एफआईआईज एंड म्यूचुअल फंड पर जाएं, हम कैश में जाएं, तो आप देखो कि अक्टूबर में 87,000 करोड़ का इन्होंने परचेज भी किया है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने परचेज नहीं किया, इन्होंने पूरा काउंटर किया है। तो एक्चुअल में गिरा क्यों? क्योंकि वो लोग जो एफआईआईज हैं वो एग्रेसिव थे, उन्होंने फटाफट माल बेचा। इसका फायदा किसको हुआ? इसका फायदा डीआईआईज को हुआ। सस्ते पर माल खरीदते रहे और कुछ नहीं। एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि जनरल पब्लिक के पास ये सारा शेयर चला गया। अच्छी बात है, जनरल पब्लिक परचेज करे, डीआईआई परचेज करे, यानी कि अब कमांड बाहर के लोगों के बदले इंडियन स्टॉक मार्केट की इंडियन हाथों में ज्यादा होती जा रही है। सिर्फ इतना ही फर्क है ना, इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है? और ये चीज हमने पहले से चेक कर ली कि जब भी इन्होंने इस तरह से माल बेचा है तो लगातार मार्केट एक ही डायरेक्शन में नहीं गिरती रही। हमेशा जब भी इस तरह से माल बेचा उसके बाद में वापस से रिकवरी आई है और बहुत बड़ी रिकवरी आई है। हम एक बार और बात की बात करते हैं, जब एक बार फिर से यहाँ पर एक गिरावट नजर आई, एफआईआई कैश में जाते हैं, जब इन्होंने शायद बड़ा सा माल बेचा जनवरी 2023 में, राइट। तो जनवरी 2023 में यहाँ पर हम देखें, जनवरी 2023 हमारी स्टार्ट हुई यहाँ से लगभग, ठीक है, और 31 तक हम ले लेते हैं, 31 तक हमारा यहाँ पर ये डेटा रहा। तो इस पीरियड में इनका थोड़ा सा गिरावट आया। गिरावट के बाद क्या हुआ? उसके बाद में अच्छी खासी रैली हुई। और ये जो पीरियड है फरवरी का एंड मार्च तक का, क्या इस पीरियड में इन्होंने माल बेचा था? फरवरी में थोड़ा सा बेचा था, मार्च में इन्होंने खरीदा था, तो फिर भी गिरावट आई थी। तो ऐसा नहीं है कि जब ये माल खरीदते हैं तब गिरावट नहीं आ सकती। मार्च में उन्होंने माल खरीदा लेकिन फिर भी गिरावट आई। ये नेचुरल है, स्टॉक मार्केट में 5-10% की गिरावट आना आम बात है। रीजंस विल बी क्रिएटेड, उसका रीजन कुछ भी बन सकता है। अब इतनी टॉप पर है मार्केट, यहां से 8% डाउन आ गई और एफआईआई ने माल बेच दिया, तो इसका कुछ हवा बनाने की जरूरत नहीं है यार। इस चीज को समझने की जरूरत है कि अगर एफआईआई ने माल बेचा, 1% का माल बेचा, बहुत बड़ा माल नहीं बेचा, 1% तो कोई भी बेच सकता है ना, किसी भी रीजन से बेच सकता है। और उस 1% के नीचे आने से उनकी जो बची हुई 99% वेल्थ है उसकी वैल्यूएशन 8% डाउन आ जाए, तो क्या वो कंटिन्यू रखेंगे उस माल को बेचने को? क्या वो पागल हैं? क्या उन्होंने आगे जवाबदेही नहीं है उनकी? क्या उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है? क्या जो पैसा लगाया उनके कोई ओनर्स नहीं है? और अगर वो खुद भी ओनर हैं तो क्या वो 1% और बेच के अपने ओवरऑल वेल्थ को फर्दर 8% से गिरा देंगे? नो, ऐसे नहीं होता है। आप भी ऐसा खुद नहीं करोगे। अगर आपको ये पता चल जाए कि मार्केट में आपने, ध्यान से समझना, 10 लाख रुपए लगाए हैं या 1 करोड़ रुपए आपने मार्केट में लगाया है और आपको किसी रीजन से 1 लाख रुपीज की जरूरत है, तो आप 1 लाख रुपीज का माल बेच सकते हो ना। दिस इज नेचुरल। 99 लाख तो है ना वहां पर। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि जब 1 लाख आपने बेचा, आपको पहले पता नहीं था, और 1 लाख के बेचने की वजह से आपके ओवरऑल वैल्यूएशन 8% गिर गई, यानी कि जो 99 लाख रुपीज का माल है वो अब 92 लाख का रह गया, और आपको ये भी आइडिया है कि फर्दर 1 लाख का आप बेचोगे तो 92 लाख से 84 लाख का रह जाएगा, तो क्या आप 1% का बेचोगे? नहीं बेचोगे ना। कोई भी अपने हाथों से अपना नुकसान नहीं करेगा। ये मार्केट है, रीजन कुछ भी बनेगा। 10% मार्केट गिरने के लिए कुछ भी रीजन बन सकता है, दिस इज नेचुरल। अब जनरल पब्लिक से माल निकालना है तो उनको डराना तो पड़ेगा। वो डरेगा कैसे कि भाई एफआईआईज माल बेच रहे हैं। आज तक की सबसे बड़ी बिकवाली उन्होंने की है, आज तक की सबसे बड़ी बिकवाली उन्होंने परसेंटेज टर्म्स में नहीं की। परसेंटेज टर्म्स में उन्होंने आज तक की सबसे बड़ी बिकवाली पहले की थी। अभी परसेंटेज टर्म्स की अगर हम बात करें और इसको कोविड के टाइम से कंपेयर करें तो इन्होंने हाफ बिकवाली की है परसेंटेज टर्म्स में, उस टाइम पर इन्होंने ज्यादा की थी। इन सब बातों को समझने की जरूरत है। ये मैं क्लैरिटी आप सबको देना चाहता था। और जो बड़ी बड़ी बातें रहती हैं कि चाइना में माल चला गया, चाइना में पैसा चला गया, मतलब 1 लाख करोड़ से क्या हो जाएगा चाइना को? क्या ये इतनी बड़ी फिगर है? ये कुछ भी फिगर्स नहीं है। इंडिया के लिए भी ये बहुत बड़ी फिगर नहीं है परसेंटेज टर्म्स में देखा जाए। इंडिया में अगर हम यहाँ पर टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो हमने यहाँ पर दिखाई, ऑलमोस्ट $5 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये। अगर आप इसको 8,000 करोड़ से यानी कि डिवाइड करोगे तो ये कितनी है? 5.6 ट्रिलियन डॉलर। मैं 8,000 के बदले इसको एग्जैक्टली क्या करता हूं, जो हमारा डॉलर का रेट है 83 या 84, उससे डिवाइड कर लेता हूं। सो 5.3 ट्रिलियन डॉलर की हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन है आज की डेट में। आप ये देखो, 5.3 ट्रिलियन डॉलर, और उन्होंने कितना बेचा है? $10 बिलियन।
यानी कि 5357 में से उन्होंने $10 बिलियन का माल बेचा है। यानी कि आपके पास 5057 रुपीज थे, उसमें से आपने 10 रुपीज निकाल लिए। दैट्स इट। ये कुछ फिगर होती है क्या यार? इसको टोटल कंपैरिजन में देखने की जरूरत है, इन चीजों को समझने की जरूरत, थोड़ा सा टाइम बिताने की जरूरत है। देखो, नेटफ्लिक्स देखना बेकार बात नहीं है, मूवीज देखना बेकार बात नहीं है, घूमने जाना बेकार बात नहीं है, टिकटॉक देखना बेकार बात नहीं है, शायद जो लोग देखते हैं उनके लिए। आप देख लो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब मार्केट में पैसे लगे हों तो थोड़ी सी आप एनालिसिस भी करो। सिर्फ और सिर्फ डरो मत इन सब चीजों से, अपनी वर्किंग किया करो। इन सब चीजों को समझने की जरूरत है कि मार्केट का साइज कितना बड़ा है, उस साइज में ये परसेंटेज है कितनी, टाइनी सी अमाउंट है ये। अगर हम यहाँ पर देखें ना, कितनी अमाउंट निकाली उन्होंने टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का, इसको डिवाइड करेंगे हम इससे और ये परसेंटेज टर्म्स में लेकर आएंगे और उसके बाद हमें डेसिमल में करके देखना पड़ेगा, तब जाके फिगर नजर आएगी कितनी बड़ी फिगर है। 0.19%। कितना? 0.19%। 100 रुपए में से 19 पैसे, 100 रुपीज में से 19 पैसे, 19 रुपीज नहीं, 19 पैसे, इतना माल बेचा है। और उस माल को भी DII ने परचेज कर लिया है और कुछ नहीं हुआ, पब्लिक के पास नहीं गया, जनरल पब्लिक के पास नहीं गया है, क्योंकि जनरल पब्लिक इस डरे हुए माहौल में बायर रहती ही नहीं है, वो सेलर रहती है। यहां पर वो डर के भाग जाती है। तो कोई फर्क पड़ता है क्या? ना, 8% गिर गई है, मैक्सिमम कितना हो रहेगी? जो इसका हिस्टोरिकल मूवमेंट है, मैक्सिमम वहां चले जाते हैं कि जितना पहले हिस्टोरिकली ये गिरा था। अगर हम यहाँ पर चेक करें कि जब मार्केट इस तरह से गिरती है FII की वजह से, तो कितने परसेंट गिरती है? 10-11% गिरती है, 12% गिरती है। अभी कितने परसेंट गिरी हुई है? अभी टोटल ये जो इसने फॉल दिखाया था, ये करीब 9% के आसपास का फॉल दिखाया था ओवरऑल, अभी 8% के फॉल पर है, 8.33%। मैक्सिमम ये क्या होगा? ये 10-11% गिर जाएगी और निफ्टी में 1000 पॉइंट, 500 पॉइंट, 600 पॉइंट, दैट्स इट। वैसे तो यहाँ पर ये अच्छी बड़ी सपोर्ट है जो हमने पहले वीडियो बनाई भी थी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से सपोर्ट तोड़ने का कोई रीजन है। तोड़ भी दिया तो भी और कितना? FII को भी ऐसे थोड़ी है कि अपना नुकसान कराते रहेंगे, नो, ऐसा नहीं है। वे भी होल्ड करेंगे, उनको भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। जो पेंशन फंड्स हैं जो यहाँ पर बेच रहे हैं, उनकी एग्जिस्टिंग वैल्यूएशन कम होती है, उनको भी रिपोर्ट करना है कि करंट वैल्यू कितनी है, ये कम कैसे हो गई, इसको बढ़ाओ। वो तेजी से बढ़ा कर लेकर जाएंगे। जितनी तेजी से मार्केट नीचे आती है, उतनी ही तेजी से वापस भी आती है और उससे ज्यादा लंबे टाइम तक वापस जाती है। सिर्फ हमें समझने की जरूरत है कि मार्केट में वोलेटिलिटी एक पार्ट है, इसके बिना मार्केट चलती नहीं है, ये मार्केट का हिस्सा है। अगर इस हिस्से को झेल सकते हो तो मार्केट में आना चाहिए, अदरवाइज फिक्स डिपॉजिट में पैसे लगा कर रखो, जो इन्फ्लेशन जितना आपको रिटर्न देता है और आफ्टर टैक्स इन्फ्लेशन का हिस्सा भी, उसमें से एक हिस्सा भी ले लेता है आपसे। आप वहां पर प्रॉफिट बुक करो या नहीं करो, आपका TDS कट जाता है, आपको उसको रिपोर्ट करना होता है, टैक्स पे करना होता है। यहाँ पर वोलेटिलिटी समझो और समझ कर काम करो। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करता रहूँगा, आप सभी समझदारी दिखाते रहो, दोस्तों के साथ शेयर करना। और कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।